नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपके विज्ञान के 12वें पाठ प्रमुख प्राकृतिक संसाधन के बारे में, जिसमें अपने पहला भाग कर लिया था। आज अपन इसका करेंगे दूसरा भाग। तो अगर आपने पीछे वाला भाग नहीं देखा है तो वो भाग जरूर देखिएगा, ताकि आपका जो ये आगे वाला भाग भी है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखते हैं, इसको आगे शुरू करते हैं, जिसमें अपने आगे पढ़ना है वन संरक्षण एवं प्रबंधन के बारे में। यानी वनों का संरक्षण करना और उसका प्रबंध करना, यानी मैनेजमेंट करना। संरक्षण करना मतलब उसको बचाना, ठीक है, और उनका प्रबंध करना यानी उनका मैनेजमेंट करना। तो अपने को पता है कि जो अपने पृथ्वी पर जीवन का आधार है वो क्या है? जंगल यानी वन है। क्या है? जंगल या वन है। अब ये जंगल है जहां पर अपने मानते हैं जीवन की जो शुरुआत होती है वो इन्हीं से ही होती है, यानी पेड़ पौधों से ही शुरू होती है। पेड़ पौधों से ये माना जाता है कि सभी स्पीसीज हैं उनका जन्म या उत्पत्ति हुई है। अब ये ना केवल इसमें ही सहायता करते हैं बल्कि और भी बहुत सारे हैं जिसमें भी अपनी सहायता करते हैं। यानी वनों के कारण ही क्या होता है? बरसात जो होती है वो वनों के कारण होती है। यानी अपन देखते हैं जिन इलाकों में पेड़ पौधे बहुत ज्यादा होते हैं वहां पर क्या होती है? बारिश अधिक होती है, ठीक है। साथ में ये क्या करते हैं, जो नदी है, नदियां, तालाब वगैरह, झीलें वगैरह जो हैं, इनमें लगातार जो अलवणीय जल है, अलवणीय जल का मतलब होता है शुद्ध जल। यानी समुद्र के जल में तो बहुत सारे लवण घुले होते हैं, यानी शुद्ध जल को क्या करती है? लगातार उनको बहाती रहती है। मतलब बरसात होती है तो नदियां अपने देखते हैं बहती रहती है। अगर बरसात बंद हो जाए तो नदियां क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। जैसे अपने राजस्थान के अंदर बहुत सारी नदियां हैं जो क्या है, सिर्फ बरसात के मौसम में क्या होती है? बहती है, बाकी वो क्या हो जाती है? सूख जाती है, ठीक है। इसका कारण क्या है? क्योंकि राजस्थान में क्या होती है, अपने इस इलाके में रेगिस्तानी इलाका है जहां पर बरसात क्या होती है? बहुत कम होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है? नदियां पूरे 12 मास लगातार नहीं चलती रहती हैं। इसके बाद में अपन देखें तो इसका और क्या कारण है। देखो, वन जो है, पेड़ पौधे, जिन इलाकों में पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं वहां पर भूमि का कटाव बहुत कम होता है। भूमि का कटाव का मतलब होता है, अगर मान लो बरसात से जो पानी बह रहा है वो क्या करेगा? जो जमीन है उसके ऊपर की जो मिट्टी होती है वो तो होती है उपजाऊ, ठीक है। कुछ ऊपर की जो परतें होती है वो मिट्टी उपजाऊ होती है, उसको बहा कर ले जाती है, ठीक है, उसको होने से बचाता है, ठीक है। और जो अपने वायुमंडल के आर्द्रता होती है, आर्द्रता, उसको भी क्या करता है? संतुलित बनाए रखता है। आर्द्रता का मतलब होता है जो पर्यावरण के अंदर नमी होती है उसको भी क्या करता है? संतुलित करता है। तो बहुत सारे अपने वनों के क्या है? फायदे हैं। तो इसको बचाना भी क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने देखा था कुछ समय पहले, बहुत माना जाता है कि पृथ्वी के ऊपर लगभग 70% वन थे। जो अपनी जमीन है, जितनी पृथ्वी है उसके ऊपर भूभाग पर क्या है? 70% वन थे, जो आज 16-17% पर ही सिमट गए हैं। यानी इतने वनों की कटाई हो चुकी है। और अपन क्या करें, जो पृथ्वी पर जीवन का आधार ही क्या है? वन है। तो धीरे धीरे जैसे ये समाप्त होते जा रहे हैं वैसे यहाँ पर पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु भी क्या है? खतरे में पड़ते जा रहे हैं। तो इनको बचाना और इनको संरक्षित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बारे में अब आगे देखते हैं, जो वनों की कटाई के कारण क्या है, वनों को क्यों काटा जा रहा है। वन उन्मूलन का मतलब होता है वनों की कटाई। तो वनों की कटाई का कारण क्या है? ठीक है, तो वनों की कटाई का कारण है जनसंख्या वृद्धि के कारण वनों को काटकर कृषि के लिए भूमि तैयार करना। अब देखो, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो अपने को क्या है? खाद्य पदार्थों की मांग क्या होगी? बढ़ेगी। कपड़े पहनने के लिए मांग बढ़ेगी, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? पैदावार ज्यादा करनी पड़ेगी। यानी जितनी अपने पहले गेहूं की या जो भी खाने की सामग्री थी, या जो अपने कपड़े जिनसे कपास से इनसे बनते हैं, वो क्या है? उनकी मात्रा अब अपने को ज्यादा चाहिए। तो अपन क्या करेंगे? खेती के लिए उसके लिए ज्यादा जमीन चाहिए, तो अपन क्या करेंगे? वनों को काटकर अपन खेती के लिए जमीन तैयार करेंगे। उसके बाद दूसरा है विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए। बहुत सारे निर्माण कार्य अपन देखते हैं, बड़े बड़े क्या होता है? बांध वगैरह बनाए जाते हैं, सड़कें बनाई जाती हैं, ये नदियां वगैरह, नहरें बनाई जाती है। इसके लिए जो भी बीच के अंदर पेड़ पौधे आएंगे वो क्या कर दिए जाएंगे? काट दिए जाएंगे, ठीक है। तो दूसरा कारण ये भी हो गया। तीसरा कारण है उद्योग एवं कारखानों के लिए। अगर मान लो उद्योग हैं, कहीं बढ़ा रहे हैं, अपन देखते हैं अपना जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है, यहाँ वहां उद्योगी एरिया होता है, वहां पर क्या होता है? अगर वहां पर पेड़ पौधे हैं तो उनको काट कर वहां पर बनाया जाएगा। या फिर उद्योगों के लिए जो लकड़ी काम में आती है, जो अपने घरों में इसमें जो लकड़ियां काम में लेते हैं वो भी उद्योगों से तैयार की जाती है, तो वो क्या किए जाते हैं? जंगल को काट कर लिया जाता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है पशुपालन के लिए। अब पशुओं के लिए चारे के रूप में भी पेड़ पौधों को काटा जाता है और पशुओं के आवास के लिए भी पेड़ पौधों को काटा जाता है। तो ये भी क्या है? वनों की कटाई का कारण है।
इसके बाद में अगला जो है वो है झूम खेती। ये पर्सन आपका बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा हुआ भी है एक बार, झूम खेती किसे कहते हैं। तो देखो झूम खेती क्या होती है, यहाँ पर क्या है, लोग कुछ विशेष क्षेत्र में क्या करते हैं, जो वनस्पति है वहां पर या जो जंगल है वहां पर, उसको क्या कर देते हैं, जलाकर वहां पर नष्ट कर दिया जाता है, उसको राख बना दी जाती है। जलने से क्या हो जाता है, वहां राख बचती है। वो राख क्या करती है, वहां पर फसल बोते हैं वो लोग, तो वो अधिक उपजाऊ हो जाती है मिट्टी। जहां पर उस जंगल को जलाया है तो वहां पर वो मिट्टी क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। वहां पर खेती करते हैं तो अच्छी खेती होती है कुछ समय तक, 2-3 साल तक। फिर वो लोग क्या करते हैं, वहां से उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं और वहां पर यही प्रक्रिया वापस करते हैं। तो देखो झूम खेती क्या होती है, इस प्रकार की खेती में किसी विशेष वनस्पति को जलाकर राख कर दी जाती है। मतलब विशेष वनस्पति, यहाँ वहां पर कोई भी पेड़ पौधा है या फिर घास फूस भी लगा हुआ है तो वो भी क्या कर दिया जाता है, उसको नष्ट करके, और क्या कहते हैं, जिससे वहां की भूमि की उर्वरकता में वृद्धि हो जाती है। मतलब मिट्टी के उपजाऊपन में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, मिट्टी अधिक उपजाऊ हो जाती है। होने से 2-3 वर्ष तक अच्छी फसल होती है। फिर वहां पर क्या है, वो क्या करते हैं, 2-3 वर्ष तक तो अच्छी फसल की पैदावार होती है। फिर फसल जैसे ही पैदावार कम होने लगती है तो वो उस स्थान का छोड़कर दूसरे स्थान पर यही प्रक्रिया दोहराते हैं। इसको कहते हैं झूम खेती। जो भी क्या है, अब देखो यहाँ पर जंगल को जला दिया था तो वहां पर ये जंगल नष्ट होने का ये भी एक कारण है। तो ये था वनों उन्मूलन के कारण, यानी वनों की कटाई के क्या कारण है। अगला जो है वन उन्मूलन के दुष्प्रभाव, इससे क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो वनोन्मूलन से प्राकृतिक संसाधनों का क्षय हो रहा है। प्राकृतिक संसाधन है, अपने वन क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, और जिसकी क्या हो रही है, कमी हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएंगे, समाप्त होने के, बहुत कम हो जाएंगे तो समाप्त भी हो रहे हैं। दूसरा है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन का मतलब क्या होता है, मिट्टी की जो कमी होती है, मिट्टी है वो क्या हो जाती है, जैसे मिट्टी है उसका क्या हो जाता है, मतलब पानी से मिट्टी का बहाव जो हो जाता है, मिट्टी वहां से बहकर दूसरी जगह चली जाती है। अपन देखते हैं जैसे मान लो अपने रेगिस्तान के अंदर बरसात बहुत ज्यादा होती है तो टिल्ले भी क्या होते हैं, पानी के कारण कटा हो जाती है। अब जो मिट्टी होती है वो क्या होती है, ऊपरी जो परत होती है उसकी कुछ ऊपरी परत ही होती है, वही उपजाऊपन होती है, वहां से वो बहकर चली जाती है। दूसरा है वन्य जीव का विनाश। अगर जंगल ही काट देंगे तो वन्य जीव क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और आपको पता है प्रत्येक जीव अपने जो पर्यावरण संतुलन है, पारिस्थितिकी तंत्र है, उसमें अपनी एक कड़ी बनाए रखता है। यानी पारिस्थितिकी तंत्र की कड़ी है, हर जो जीव है वो अगर एक भी कड़ी टूट जाती है तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला है जलवायु में परिवर्तन हो जाएगा। अपन कह रहे हैं जंगल ही क्या कर रहा है, आर्द्रता को और इनको बनाए रखता है। अगर जंगल समाप्त हो जाएंगे तो फिर आर्द्रता क्या हो जाएगा, संतुलन बिगड़ जाएगा, जिससे पर्यावरण भी क्या हो जाएगा, जो जलवायु का परिवर्तन, जलवायु में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। उसके बाद है मरुस्थलीकरण। अब देखो अपने मरुस्थल के अंदर भी बहुत ज्यादा भागों में क्या है, वनस्पति पाई जाती है। इसको समाप्त कर देंगे तो पूरा का पूरा क्या रह जाएगा, मरुस्थल ही रह जाएगा, यानी मरुस्थल की क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसके बाद है अगला प्रदूषण में वृद्धि आदि। तो ये तो आपको पता ही है कि अगर पेड़ पौधे काट देंगे तो अपने इतने वाहन वगैरह चलते हैं, उद्योग वगैरह चलते हैं, जिनसे धुआं जो होता है उनसे बहुत अधिक प्रदूषण होता है। तो प्रदूषण की मात्रा क्या हो जाएगी, बहुत अधिक बढ़ जाएगी। तो ये क्या थे, ये थे वन उन्मूलन के दुष्प्रभाव, यानी इसे क्या क्या नुकसान है। तो देखो अपने 2 टॉपिक देखे इसके अंदर, वन संरक्षण और प्रबंधन के अंदर। पहला तो वनोन्मूलन के कारण क्या है, वनों की कटाई के कारण क्या है, और दूसरा क्या है, इसके दुष्प्रभाव क्या है। तो आपको इसको बहुत ध्यान से सुनते जाना है। अगर आपको इसको ध्यान से सुनोगे तो भी एक नॉर्मल आप खुद अपनी थिंकिंग के अनुसार ही आप इसका आंसर दे सकते हो, अगर आप इसको ध्यान से सुनते हो तो। इसके बाद अब देखते हैं वनों के जो संरक्षण के उपाय क्या है, यानी वनों को कैसे बचाया जा सकता है, कैसे उनको संरक्षित किया जा सकता है, उसके बारे में देखते हैं। तो इनको आपको पॉइंटों के रूप में ध्यान रखना है, इसको ध्यान से सुनना है। अब आप बाकी सुनने के बाद में आप अपने दिमाग से खुद, अगर मान लो क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर ऐसा, तो आप खुद इसका आंसर बना के लिख सकते हो। ये जो चैप्टर है इसी प्रकार है, आप इसको ध्यान से सुनना है और अपना आंसर जो है अपने खुद की तरफ से माइंड से बनाकर देना है। तो देखो यहाँ पर आपको बहुत सारे टॉपिक है, याद भी रह जाएंगे इसको ध्यान से सुनने पर। देखो सबसे पहला पॉइंट है वनों की कटाई और वृक्षारोपण की दरों का समान अनुपात में होना। यानी अपन जितने वनों की कटाई करते हैं उसी अनुपात में अपन क्या करें, दूसरे पौधे लगा दें। हाँ, ऐसा नहीं है कि अपन वनों के बगैर ही अपन काम चला सकते हैं। अपने को जरूरत तो रहेगी लकड़ी की और इनकी, तो जितनी अपनी को जरूरत है, जितने अपने पेड़ पौधे काटे हैं उसी की तुलना में दूसरे पेड़ पौधे लगा देना। ठीक है। दूसरा देखो वनों को आग से सुरक्षित करना, यानी वनों को आग से बचाना।
कई बार क्या होती है, जंगल में बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से आग लग जाती है। तो आग से क्या करना, वनों को बचाना। ठीक है, कई बार अपन देखते हैं कई दिनों तक, कई महीनों तक जंगलों में, जो बड़े बड़े जंगल हैं जैसे अमेजन वगैरह, उसके अंदर आग लग जाती है तो बहुत सारे समय तक क्या होती है, आग नहीं बुझती है, जिससे जंगलों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, तो जंगल को आग से बचाना। उसके बाद है वनों को हानिकारक कीटों से दवा छिड़क कर मतलब उनकी बचाना या रक्षा करना। अपन देखते हैं जैसे अपने फसलों के अंदर, खेतों के अंदर जो फसल होती है उसमें जो कई तरह के कीट वगैरह जो होते हैं उसको नुकसान पहुंचाते हैं, उसी तरह जंगल में भी उसी तरह के कीट क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो उनको क्या करना, दवाइयों के द्वारा, जंगल के भी है उसको भी क्या करना, दवाइयों के द्वारा उनको उन कीटों से और उनसे बचाना। इसके बाद है विविधतापूर्ण वनों को अधिक प्राथमिकता देना। विविधतापूर्ण वन क्या होते हैं, जिस वन में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पौधे ज्यादा पाए जाते हैं उसको क्या करना, प्राथमिकता देना, उसको अधिक महत्व देना। कई जंगल ऐसे होते हैं जिसमें सारे के सारे पौधे एक ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसकी वजह वो ज्यादा फायदेमंद होता है कि अलग अलग विविध प्रकार के पौधे हो वहां पर, जिस जंगल में, उसको अधिक महत्व या प्राथमिकता देना। उसके बाद अगला है ईंधन व इमारती लकड़ी के नवीन विकल्प स्रोत खोजना। यानी लकड़ी, अपन आजकल घरों में देखते हैं सारे का सारा जो रूम के अंदर जो काम किया जाता है वो फर्नीचर से किया जाता है, लकड़ी से किया जाता है, और जलाने के लिए भी लकड़ी काम में ली जाती है। तो ऐसे विकल्प इसकी जगह खोजना, जिसकी वजह इसकी जगह वो विकल्प काम में लेना, ताकि अपने वनों को क्या किया जा सके, बचाया जा सके। इसके बाद अगला है बांधों व बहुउद्देशीय योजनाओं को बनाते समय वन संसाधन संरक्षण का ध्यान रखना। अब मान लो कोई अपने को बड़ा सारा बांध बनाना है, या फिर अपने को क्या बनाना है, कोई बहुउद्देशीय योजना बनानी है। तो बहुउद्देशीय योजना का मतलब होता है, आपने सामाजिक में पढ़ा होगा, जिस बांध को या नदी को दो या दो से अधिक कार्यों के लिए उपयोग करना, यानी उसको जल के लिए जल मतलब वितरण के लिए, और साथ में मतलब वहां विद्युत उत्पादन के लिए भी काम में ले सकते हैं। तो ऐसी योजनाएं बहुउद्देशीय योजनाएं कहलाती है। अब मान लो अपनी कोई बहुउद्देशीय योजना या फिर बांध का निर्माण कर रहे हैं, अब ऐसी जगह नहीं करना जहां पर जंगल है, जहां पर कोई पेड़ पौधे नहीं है। अगर वहां पर करेंगे तो वहां पर अपन पेड़ पौधों की कटाई नहीं करनी पड़ेगी। अगर वही वहां पर लगा रहे हैं जहां बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, जितने क्षेत्र में अपने को बांध बनाना है, फिर उतने क्षेत्र में पेड़ पौधों की कटाई करनी पड़ेगी। तो इसका विशेष ध्यान रखना कि ये बांध बनाते समय ये वनों का संरक्षण का ध्यान रखना। उसके बाद अगला है वनों के महत्व के बारे में जन चेतना जागृत करना। मतलब लोगों को वनों की कटाई से होने वाले नुकसानों को बताना। ठीक है, ताकि लोग इसका क्या करें, मतलब वनों की कटाई नहीं करें, वनों को बचाने की कोशिश करें। अगला है सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना, मतलब वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देना। एक तरह से अपन कह सकते हैं जितने अपने भारत के अंदर या पृथ्वी पर जितने पौधों को वृक्षारोपण की आवश्यकता है, उसके अनुपात में पौधे लगाना। ठीक है, उसके बाद अगला है वन संरक्षण के नियमों को कड़ा कर देना, यानी कड़े कर देना। अब अपन देखते हैं जहां पर वन है, वहां पर जहां पर प्रतिबंध लगा रखा है पेड़ पौधों की इनकी कटाई पर, फिर भी लोग काट लेते हैं और कोई वहां पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती। इसलिए जो नियम बना रखे हैं वो सिर्फ नियम दिखावे के लिए है, उनको अच्छी तरह लागू करना और कड़े नियम बनाना, ताकि कोई लोग वनों की कटाई का, जहां पर उनको अनुबंध कर रखा है, मना कर रखा है, वहां पर कम से कम वनों की कटाई नहीं करना। तो सिंपल से आपको नियम ध्यान रखने हैं। जितनी वनों की कटाई, दोबारा से देखते हैं, वनों की कटाई उसी के अनुपात में दूसरे वन लगा देना। दूसरा क्या है, वनों को आग से बचाना, वनों को कीटों से बचाना, मतलब अगर कोई बीमारी लगी है तो उससे बचाना। उसके बाद है अपने को विविधतापूर्ण वनों को अधिक प्राथमिकता देना, यानी जिसमें अलग अलग प्रकार के पौधे होते हैं उसको अधिक महत्व देना। उसके बाद है इमारती लकड़ी और ईंधन के रूप में दूसरे विकल्प खोजना, जो जलाने के लिए लकड़ी और अपने घरों में जो फर्नीचर वगैरह बनाते हैं इसके लिए कोई दूसरे विकल्प खोजना। उसके बाद है बहुउद्देशीय योजना और बांधों के निर्माण के समय क्या करना, वन संरक्षण का ध्यान रखना। उसके बाद है लोगों को जन चेतना जागृत करना, मतलब लोगों को इसके बारे में बताना। अगला है सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना, मतलब वृक्षारोपण को अपन कह सकते हैं प्रोत्साहन देना, मतलब अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना। उसके बाद है जो संरक्षण के नियम हैं उनको क्या करना, कड़े करना। ये थे वन संरक्षण के उपाय, यानी वनों को कैसे बचाया जा सकता है उसके बारे में। इसके बाद आगे देखते हैं सामाजिक वानिकी के बारे में। अभी अपने पढ़ा था जो वन संरक्षण के उपाय के अंदर पढ़ा था सामाजिक वानिकी। तो देखो सामाजिक वानिकी का मतलब क्या होता है। देखो देश में लगभग, अपने देश के अंदर बात करें तो लगभग 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर प्रतिवर्ष पेड़ पौधे लगाने की, यानी वन लगाने की आवश्यकता है। यानी 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो होती है उसके ऊपर क्या है, प्रतिवर्ष पौधे लगाने की, यानी वन लगाने की आवश्यकता है।
ठीक है। तो इसके वन लगाने से अपने पर्यावरण जो पारिस्थितिकी संतुलन है एक तो वो बनेगा, साथ में क्या होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, ठीक है। साथ में क्या होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और वन का क्षेत्र भी बढ़ेगा, जिससे अपना जो पारिस्थितिकी संतुलन है वो वापस से सही हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या लिखा है। सामाजिक वानिकी का मतलब देश में लगभग 1 करोड़ हेक्टेयर से अधिक भूमि पर प्रतिवर्ष वनारोपण की आवश्यकता है, यानी वृक्षारोपण की आवश्यकता है, ताकि पारिस्थितिकी संतुलन को बनाया जा सके। पारिस्थितिकी संतुलन को मतलब जितने पेड़ पौधे अपने को चाहिए उतने अगर हो गए तो फिर पारिस्थितिकी संतुलन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। इससे वन क्षेत्र में भी वृद्धि होगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। यानी इससे क्या होगा, जैसे पेड़ पौधे लगाएंगे तो उनसे क्या होगा, एक तो वनों की वृद्धि होगी और साथ में लगाने के लिए जो लोग अपन हायर करेंगे, जो लोग लगाएंगे उनको रोजगार भी मिलेगा। तो दोनों काम क्या होंगे, एक साथ होंगे। इसलिए क्या है, अलग अलग तरह के कार्यक्रम चलाकर इसको ये काम कराया जाता है। तो सामाजिक वानिकी है एक बहुत ही अच्छा स्रोत है, सामाजिक वानिकी, जो अपने क्या करता है, संतुलन को बना सकता है। इसके बाद है सामाजिक वानिकी के 3 प्रमुख घटक हैं। सामाजिक वानिकी के प्रमुख 3 घटक है, कौन कौन से हैं। पहला है कृषि वानिकी। अब देखो जब खेती करते हैं तो भी ये क्या है, खेती भी क्या है, ये पेड़ पौधे ही हैं, जिससे भी क्या होता है, पारिस्थितिकी संतुलन बन जाता है। तो एक तो हो गया खेती वानिकी, कृषि वानिकी। दूसरा है वन विभाग द्वारा, जो अपना वन विभाग है वो क्या करे, नहरों के किनारे, सड़कों के किनारे, अस्पतालों में या कोई सार्वजनिक स्थान है वहां पर क्या करे, वृक्षारोपण करे। अपन देखते हैं बहुत सारे नहरों के किनारे क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन कईयों को क्या किया कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, फिर वापस उसी अनुपात में नहीं लगाया जाता। तो वन विभाग द्वारा उनको क्या करना, पेड़ पौधों को लगाना, सड़क के किनारे पेड़ पौधे लगाना। अपन काफी देखते हैं जो सड़कों के किनारे होते हैं, लेकिन कुछ सड़कें ऐसी हैं जिनके किनारे पेड़ पौधे नहीं होते। और अपनों को पता है सबसे ज्यादा प्रदूषण भी कहाँ होता है, सड़कों पर जो वाहन बहते हैं उनसे। तो वहां पर जितने पेड़ पौधे लगाएंगे उतना ही क्या होगा, पर्यावरण का संतुलन यानी पर्यावरण स्वस्थ रहेगा। उसके बाद क्या है, अस्पतालों में इनमें क्या होती है, शुद्ध ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो वहां पर भी क्या कर सकते हैं, पेड़ पौधे लगवाए जा सकते हैं, किसके द्वारा, वन विभाग द्वारा। अब ये सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अपनी खुद की भी है, मतलब ग्रामीणों द्वारा भी क्या किया जा सकता है। अगला जो तीसरा है, ग्रामीणों द्वारा सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण करना। अब गांव की या शहर की, गांव की कहा है तो गांव में जो सार्वजनिक भूमि है, जैसे पंचायत घर हो गया, इस तरह की कोई सार्वजनिक भूमि है जो सभी के लिए एक साथ में काम में ली जाती है, ठीक है। तो वहां पर भी क्या करना, पेड़ पौधे लगाना, ठीक है, जिससे उसका सौंदर्य भी बना रहता है और साथ में पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होता और पारिस्थितिकी संतुलन भी बना रहता है। तो ये थे सामाजिक वानिकी के प्रमुख 3 घटक। तो ये था पूरा वन संरक्षण एवं प्रबंधन के बारे में। अभी तक जो आपने पढ़ा वन संरक्षण एवं प्रबंधन के बारे में, यानी वन को संरक्षित कैसे किया जा सकता है, वनों की कटाई का कारण क्या है, इससे क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं और इसको कैसे बचाया जा सकता है, वो सारे अपने इसके बारे में बात की। अब अपने को पढ़ना है वन्य जीव संरक्षण। अभी तो वन संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण के बारे में पढ़ना है। तो देखते हैं वन्य जीव संरक्षण के बारे में। पहले तो देखते हैं वन्य जीव का मतलब क्या होता है। साधारण भाषा में बात करें तो वन्य जीव का मतलब होता है वन के अंदर यानी प्राकृतिक आवास में रहने वाले जीव जंतु, जो अपने प्राकृतिक आवास में रहते हैं, ठीक है, जहां पर अपने उसको पालतू मतलब रूप से नहीं रख सकते उसको, वो क्या है, अपने खुद के आवास में रहते हैं। जैसे अपन बात करें, जैसे से हाथी हो गया, शेर हो गया, हिरण हो गया, तो ये क्या है, प्राकृतिक आवास में रहते हैं। लेकिन व्यापक रूप से इसका अपन मतलब निकालें, मतलब नॉर्मल भाषा में अपन बात करें तो वन्य जीव का मतलब हो गया सभी जंतुओं एवं पेड़ पौधों के लिए प्रयुक्त होता है। वन्य जीव किसके लिए, सभी प्रकार के पेड़ पौधे एवं जंतुओं के लिए भी यूज होता है। व्यापक रूप से जो अपन आम भाषा में बोलते हैं, सामान्य तौर पर ये इसका ये मतलब होता है कि प्राकृतिक आवास में रहने वाले जीव जंतु। अब इसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे कि इसके जो हैं विनाश के क्या कारण है, इसको कैसे अपन बचाए जा सकते हैं, तो उसके बारे में भी अपन बात करते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं अपन वन्य जीव जो हैं उनके विलुप्त होने के क्या कारण है उसके बारे में। अपन पढ़ रहे हैं वन्य जीव संरक्षण पढ़ रहे थे, वन्य जीव संरक्षण स्टार्ट किया था, इसमें अपने आगे पढ़ना है वन्य जीव संरक्षण के क्या कारण, वन्य जीवों के विलुप्त होने के क्या कारण है, किस कारण से ये वन्य जीव विलुप्त होते जा रहे हैं। तो कई मानवीय कारण है, यानी मानव ने कई कारण ऐसे उत्पन्न कर दिए जिसके कारण वन्य जीव क्या हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, या कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी होती है जिसकी वजह से भी क्या है, इनके समाप्त होने के कारण हैं। तो देखते हैं सबसे पहले
प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, यानी जहां पर वो रहते हैं उनके प्राकृतिक आवास है वन्य जीवों के, वो ही समाप्त हो जाएंगे तो फिर वन्य जीव समाप्त होने ही है। देखो प्राकृतिक आवासों के नष्ट होने के क्या कारण है उसको देखते हैं। तो सबसे पहला कारण है प्राकृतिक आपदाएं। कुछ आपदाएं होती है जिसके कारण प्राकृतिक आवास, उनके रहने के जो स्थान है वो नष्ट हो जाते हैं, जैसे ज्वालामुखी का फटना या फिर भूकंप का आना या सुनामी आना, जिससे क्या होते हैं उनके आवास नष्ट हो जाते हैं, जिस वजह से वो वन्य जीव भी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद है जनसंख्या वृद्धि के कारण बढ़ती आवश्यकताएं। अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो वैसे वैसे अपनी जो आवश्यकताएं हैं वो भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो आवश्यकताएं बढ़ने से अपने को क्या है, अधिक खेती चाहिए, अधिक उत्पादन चाहिए, अधिक उद्योग चाहिए। तो उनके लिए अपन क्या करेंगे, उनके आवासों को क्या करेंगे, नष्ट करेंगे। जिस जंगल में वो रहते हैं अगर जंगल समाप्त करेंगे तो वहां उसके वो क्या होते हैं, जंगली उनके प्राकृतिक आवास होते हैं, वो वहां से क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद अगला है वृहद जल परियोजना। बड़ी बड़ी जो जल परियोजनाएं बनाई जाती है, आपको पता है बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं जो कई किलोमीटर लंबे होते हैं, कई किलोमीटर भूमि पर फैले होते हैं, जैसे भाखड़ा नागल बांध हो गया, टिहरी बांध हो गया। अगर ये कहीं से समाप्त मतलब कहीं से इनका क्या हो जाए, टूट जाए, तो पास पास की जो सारी की सारी वनस्पति है वो सारे समाप्त हो जाएंगे। वहां पर चाहे वन्य जीव हो चाहे पेड़ पौधे हो, सारे क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इतने पानी से वो खत्म हो जाएंगे। या फिर जब उनका निर्माण करते हैं तब भी उनके आवासों को क्या किया जाता है, नष्ट किया जाता है। तो इस तरह से उनके प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। उसके बाद है समुद्र में। अब देखो कई बार क्या होता है, समुद्र के अंदर अपना जो ज्यादातर जो सामान वगैरह, तेल वगैरह भेजा जाता है वो समुद्र के थ्रू भेजा जाता है। एक देश से दूसरे देश किसके द्वारा भेजा जाता है, सब समुद्री रास्तों द्वारा भेजा जाता है। तो क्या होता है, कई बार समुद्र के अंदर जो टैंकर होता है उसका रिसाव हो जाता है, या फिर उसके अंदर जो तेल है वो पूरा का पूरा समुद्र के अंदर फैल जाता है। अब तेल क्या होता है, पानी के ऊपर तैरता है, तो उस तेल के नीचे जितने भी वहां पर पानी के आसपास जो परत बन गई है, वहां पर जो पानी में रहने वाले जीव जंतु है वो भी क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। यानी उनके आवास क्या हो रहे हैं, वो समाप्त हो रहे हैं। तो वन्य जीव क्या हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। अगला है ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण। अब ये ग्रीन हाउस प्रभाव, अभी आजकल खेतों में आपने सुना होगा ग्रीन हाउस जो घर बनाए जाते हैं जिसमें किसी भी मौसम में आप कोई भी फसल तैयार कर सकते हैं, ठीक है। वहां पर क्या हो जाता है, उसका ताप वैसे कर दिया जाता है जैसे उस फसल के अनुसार जो ताप होता है वो कर दिया जाता है। तो यहाँ का जो आसपास का क्षेत्र होता है वो वहां पर क्या हो जाता है, जो संतुलन है पर्यावरण का वो अलग हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है, वहां पर जो वन्य जीव है उनके आवास क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ग्रीन हाउस बनवाने के लिए आवास खत्म हो रहे हैं। तो ये कई कारण है प्राकृतिक आवास नष्ट होने के। ये है प्राकृतिक आवास। अगर रहने की जगह ही नहीं रहेगी, उनके आवास ही नहीं रहेंगे, तो फिर वन्य जीव समाप्त होने ही है। तो ये पहला सबसे महत्वपूर्ण कारण था प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। अब प्राकृतिक आवास नष्ट होने के कारण क्या है, वो ये रहे। इसके बाद दूसरा जो कारण है वो है वन्य जीवों का अवैध शिकार। आप देखते हैं कि वन्य जीवों का शिकार भी किया जाता है, ठीक है। लोग अपनी बहादुरी दिखाने के लिए जीवों पर अपना क्या करते हैं, शिकार करते हैं। जैसे आपने देखा होगा शेरों के, इनके भी शिकार किए जाते हैं। वो बहादुरी दिखाने वाली बात नहीं हुई, वो तो एक तरह से जीव को क्या करना हो गया, उनका हत्या करना हो गया, उनको मारना हो गया। तो इस तरह से क्या है, लोग शिकार के लिए भी यूज करते हैं, तो भी क्या है, ये उनका क्या हो जाता है, वन्य जीव धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। उसके बाद अगला है प्रदूषण। प्रदूषण भी एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है वन्य जीवों के लिए। वन्य जीव जिस संतुलन में रहे हैं, जिस पर्यावरण में रहे हैं, अगर उनका पर्यावरण ही बदल जाएगा तो फिर वो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। जब अपने को ही नुकसान पहुंचा रहा है पर्यावरण, तो फिर वन्य जीव तो अपने जैसे ही है, तो उनको भी क्या हो जाता है, नुकसान होता है, तो वो भी क्या हो जाते हैं, समाप्त होने लगते हैं। अगला है मानव एवं वन्य जीवों में संघर्ष। अब देखो एक तरह से अपन कह रहे हैं वन्य जीव और मानव में संघर्ष चल रहा है। संघर्ष का मतलब मानव अपने रहने के लिए उनके आवास को नष्ट कर रहा है, और वो क्या कर रहा है, मानव के ऊपर अपना जो है अलग से प्रभाव, मतलब उसके ऊपर क्या कर रहा है, उनको समाप्त करने के लिए उनके ऊपर आक्रमण कर रहा है। तो ये क्या उनके ऊपर संघर्ष चल रहा है। अपन देखते हैं कई बार न्यूज़पेपर में, इसमें टीवी में देखते हैं कि कोई भी जानवर है, कोई बगेरा हो गया या ये ऐसा जानवर हो गया जो गांव में घुस जाते हैं, ठीक है। तो वहां उनके आवास नष्ट करेंगे तो फिर उनको रहने के लिए, उनको खाने के लिए जगह चाहिए, तो फिर वो क्या करते हैं, गांव में दिन में घुस जाते हैं, और फिर क्या कर दिए जाते हैं, उनको इंसानों को बचाने के लिए उनको नया क्या कर दिया जाता है, खत्म भी कर दिया जाता है। तो ये बहुत सारे कारण हैं इनके क्या होने के, वन्य जीवों के विलुप्त होने के कारण बहुत सारे हैं। तो इतने सारे कारण हैं जिनसे अपने क्या है, वन्य जीव विलुप्त हो रहे हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, इसके अंदर भारत में वन्य जीव संरक्षण के लिए 1952 से 1972 तक
ये जिसके अधीन था वो था राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत आता था। यानी वन्य जीवों का जो संरक्षण था, वन्य जीवों को, भारत में जो वन्य जीवों को बचाने की जो जिम्मेदारी थी वो 1952 से लेकर 1972 तक किसकी थी? राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत आती थी। ठीक है, इसके बाद में क्या है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम बना दिया गया 1972 के अंदर। वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम, वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम 1972 में बनाया गया था, जिसको अभी भी कई संशोधन के बाद लागू है। ये अभी भी चल रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। ये अभी भी इसमें वर्तमान में चल रहा है। उसके बाद है प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्था IUCN का निर्माण किया गया 1948 के अंदर। यानी एक ऐसी संस्था का निर्माण किया गया वन्य जीवों को और इनको बचाने के लिए, प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्था। आपसे पूछे IUCN की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको IUCN का पूरा नाम यही लिखना है, प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्था। ये एक संस्था है जिसका ये नाम है, जिसका गठन यानी जिसका 1948 में जिसका क्या हुआ, गठन हुआ, बनाई गई है। ठीक है, जिसके अंदर क्या किया गया है, देखो इसके बारे में। IUCN द्वारा विलुप्त के कागार पर आ गई जातियों को एक पुस्तक के अंदर संकलित किया गया है। यानी जो प्रजातियां विलुप्त के कागार पर है, जो खत्म हो गई है, खत्म होने वाली है, उसको इसके अंदर रखा गया है। एक पुस्तक के अंदर इसको संकलित किया गया है, मतलब पुस्तक के अंदर इसको लिखा गया है, जिस पुस्तक का नाम है लाल आंकड़ा पुस्तक। जिसका नाम क्या है? लाल आंकड़ा पुस्तक, या जिसको रेड डेटा पुस्तक भी, रेड डेटा बुक भी कहा जाता है, रेड डेटा बुक भी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए। इसके अंदर IUCN ने निम्न 5 जातियों को परिभाषित किया है जिन्हें संरक्षण प्रदान करना है। यानी IUCN जो है वो संस्था ये कहती है कि निम्न 5 प्रजातियों को अलग अलग इस तरह से बांटा है, इनको क्या है, संरक्षण की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। सबसे पहली कौन सी है? विलुप्त प्रजातियां। विलुप्त प्रजातियां, नाम से ही देखो इनको याद रखना है। विलुप्त मतलब जो खत्म हो गई है, जो पहले थी, मतलब पहले यानी पास्ट में थी लेकिन अब नहीं है, जिसके अपन नाम सुनते हैं, जैसे डायनासोर हो गया, राइनिया हो गया, ये सारे क्या हैं, पुराने जमाने में अपन पिक्चर वगैरह में इसमें भी देखते हैं इनको। ठीक है, ये पहले थी लेकिन अब नहीं है, उनको कहते हैं विलुप्त जातियां। जो जातियां समाप्त हो गई है, वर्तमान में नहीं है लेकिन पहले थी। इसके बाद है संकटग्रस्त जातियां। संकटग्रस्त जातियां किसे कहते हैं? अगर इसको संरक्षित नहीं किया गया तो ये भी क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत ही जल्दी इनको संरक्षण नहीं किया गया, संरक्षित नहीं किया गया, इनका बचाव नहीं किया गया, इनको बचाने के उपाय नहीं किए गए, तो ये भी क्या हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। जैसे इसके अंदर कौन सा आता है? गेंडा, गोडावण, बब्बर सेठ वगैरह आदि, ये क्या है, बिल्कुल विलुप्त के कागार पर है, खत्म होने वाली जातियां हैं, इनका संरक्षण की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। उसके बाद है सवैद्य जातियां। सवैद्य का मतलब क्या है? ये संकटग्रस्त से थोड़ा सा ऊपर है। संकटग्रस्त से मतलब इनका भी अगर सही तरीके से इनको बचाव के उपाय नहीं किए गए तो ये संकटग्रस्त आ जाएंगी, और संकटग्रस्त के बाद में क्या हो जाएगी, ये भी अगर नहीं फिर भी उपाय किया जाता है तो ये भी विलुप्त हो जाएंगी। उसके बाद है दुर्लभ जातियां। दुर्लभ जातियां मतलब जो क्या है, सवैद्य से थोड़ी सी ज्यादा है, मतलब ये भी संकटग्रस्त के आसपास ही है। अगर इसका भी सही तरीके से अपन बचाव नहीं करें, इनको बचाने के उपाय नहीं करें तो ये भी क्या हो जाएगी, यानी दुर्लभ जातियां मतलब जो संकटग्रस्त, मतलब ऐसी बहुत कम जातियां हैं जो जल्दी क्या होने वाली है, संकटग्रस्त होने वाली है। संकटग्रस्त मतलब जो विलुप्त के कागार पर पहुंच चुकी है। ठीक है, तो वे जातियां जो क्या है, बहुत कम मात्रा में है, बहुत कम है जातियां उपस्थित है, और जो संकट के निकट ही जगह हो जाती है, जल्दी संकटग्रस्त होने वाली है। जैसे अपन बात करें हिमालयी भालू या फिर विशाल पांडा, ये क्या है, ये वही जातियां हैं जो जल्दी संकटग्रस्त होने वाली है अगर इनका सही तरीके से संरक्षण नहीं किया गया तो। उसके बाद है अपर्याप्त ज्ञात जातियां। ऐसी जातियां जो पृथ्वी पर मौजूद तो है लेकिन उसका वितरण कितना है, वो कितनी मात्रा में है, संकटग्रस्त है या नहीं है, या बहुत ज्यादा मात्रा में, इसके बारे में अपने को पता नहीं है, तो वो आती है अपर्याप्त। अपर्याप्त का मतलब जिसे पर्याप्त नहीं है, जिसके बारे में जानकारी नहीं है, वो जातियां। देखो दोबारा से विलुप्त यानी जो खत्म ही हो गई, संकटग्रस्त जो खत्म होने वाली है। उसके बाद सवैद्य जो संकटग्रस्त से थोड़ा सा ज्यादा, दुर्लभ भी वही बात है, सवैद्य और दुर्लभ लगभग एक जैसी परिभाषा है। ठीक है, उसके बाद लास्ट है अपर्याप्त ज्ञात जातियां, जिसके बारे में जो भी वर्तमान में है तो सही लेकिन जिसके बारे में अपने को जानकारी नहीं है। ठीक है, जिसके बारे में जानकारी नहीं, वितरण के बारे में जिनकी जानकारी नहीं है,
लेकिन है वर्तमान में क्या है तो सही, लेकिन जिसकी जानकारी नहीं है वो जातियां कहलाती है अपर्याप्त ज्ञात जातियां। जो IUCN संस्था ने इसको 4-5 परिभाषाएं अलग अलग 5 जातियों में बांटा था, उनकी परिभाषाएं इस प्रकार है। अब देखो इसके क्या है, बचाने के लिए इसको कई तरह के क्षेत्र भी बनाए गए, जैसे राष्ट्रीय उद्यान हो गया, अभ्यारण्य हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र हो गया। ये सारे क्या हैं, इनको संरक्षित करने के उपाय जो किए गए हैं उसके बारे में है। इसके बाद में अपन आगे देखते हैं, इसके वन्य जीव संरक्षण के लिए कुछ सुरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं, जहां पर वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के कुछ उपाय किए गए हैं, उसके बारे में देखते हैं कौन कौन से क्षेत्र हैं। सबसे पहला है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान एक विशेष क्षेत्र होता है जहां पर वन्य जीवों के शिकार के लिए, ठीक है, वहां पर किसी भी तरह के पेड़ पौधे काटने पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। देखो किस तरह से, वह क्षेत्र जहां पर्यावरण के साथ साथ यानी पर्यावरण को भी संतुलित यानी पर्यावरण को बचाने के साथ साथ वन्य जीवों एवं प्राकृतिक अवशेषों का संरक्षण किया जाता है। प्राकृतिक अवशेषों का भी क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है, जहां पशुओं की चराई पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है और ना ही वहां पर कोई प्राइवेट संस्था है, वो वहां पर कोई निजी संस्था है वहां पर कोई कार्य कर सकती है। ठीक है, यानी वह क्षेत्र जहां पर पर्यावरण को बचाने के साथ साथ में वन्य जीवों को सुरक्षित रखा जाता है और साथ में ही क्या किया जाता है, उनके जो अवशेष होते हैं वहां पर भी उनको क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। जहां पर आप पेड़ पौधे नहीं काट सकते, पशुओं को नहीं चरा सकते और साथ में ही वहां पर क्या है, कोई प्राइवेट संस्था है वो भी कार्य नहीं कर सकती किसी भी तरह का, वहां पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। ये पूरा का पूरा किसके अंडर में होता है, सरकार के अधीन होता है। ठीक है, अपन बात करते हैं जैसे राष्ट्रीय जो उद्यान है अपने राजस्थान के, जैसे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हो गया। तो आपको राष्ट्रीय उद्यान है उसको अच्छे से ध्यान रखना है, हो सकता है इसमें से 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बाकी भी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपको इस टेबल के थ्रू याद रखना है। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं वो आपको इस टेबल में दिख रहे हैं, ये है राष्ट्रीय उद्यान, आपको नोट डाउन करके इसको अच्छी तरह याद करना है। इसके बाद में बात करें अभ्यारण्य। अभ्यारण्य क्या होता है, वह जहां वन्य जीवों को शिकार एवं आखेट पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। शिकार पर और आखेट क्षेत्र होता है जहां पर क्या होता है, वन्य जीव अपने आवास में रहते हैं, वह क्षेत्र जहां पर वन्य जीव क्या होते हैं, अपने आवास में रहते हैं। तो आखेट पर यानी एक तरह से कह सकते हैं शिकार पर, उनके शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। ठीक है, इसमें कुछ स्थितियों में प्रवेश, मतलब जो निजी संस्था है, कुछ स्थितियों में निजी संस्था को, जो निजी संस्था है, ठीक है, उनको प्रवेश दे दिया जाता है। मतलब निजी संस्था जिसके आपको क्या ध्यान में रखना होता है, जिससे वहां पर रहने वाले वन्य जीव इनको कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। इस स्थिति में क्या करते हैं, उनको वहां पर जाने के लिए प्रवेश दे दिया जाता है। ठीक है, अगला जो है इसके अंदर देखो कौन कौन से अभ्यारण्य अपने राजस्थान के अंदर बात करें तो सरिस्का राष्ट्रीय जो सरिस्का अभ्यारण्य अलवर के अंदर, दर्रा कोटा के अंदर, तालछापर चूरू के अंदर। ठीक है, ये इसके अभ्यारण्य प्रमुख है अपने राजस्थान के। और भी बहुत सारे हैं, इसको भी आपको इस टेबल के थ्रू ध्यान रखना है, राजस्थान के भी और फिर बाकी वो भारत के कुछ जो महत्वपूर्ण है उनको भी आपको ध्यान रखना है। सबसे लास्ट में देखो जीवमंडल निश्चय या जिसको कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। जीवमंडल निश्चय या बायोस्फीयर रिजर्व ये क्या होते हैं, ये वे प्राकृतिक क्षेत्र होते हैं जो वैज्ञानिक अपने अध्ययन के लिए शांत जगह क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, शांत क्षेत्र को घोषित करते हैं। ये वे प्राकृतिक क्षेत्र हैं जो वैज्ञानिक अध्ययन के लिए शांत क्षेत्र घोषित हैं। वैज्ञानिक अध्ययन के लिए वहां कई तरह के इनके ऊपर रिसर्च किए जाते हैं, उसके लिए वो क्षेत्र घोषित किए गए हैं। ठीक है, अब तक 128 दिनों में 669 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। 128 देशों में कुल कितने हैं, 128 देशों में 669 बायोस्फीयर रिजर्व अभी तक बनाए गए हैं। ठीक है, और अपने भारत के अंदर 18 बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र हैं। कितने, 18। और सबसे अंदर भारत के अंदर सबसे पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र बनाया गया था वो था नीलगिरी। कौन सा था, नीलगिरी भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। तो ये थे कुछ, इसके अंदर आपको बायोस्फीयर रिजर्व भी है दिए हुए महत्वपूर्ण, ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो आपको इनको अच्छी तरह नोट डाउन करके अच्छी तरह याद करने, क्योंकि इसमें से 1 नंबर का प्रश्न आपके बन सकता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों को शेयर करके जरूर बताएं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।